हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 45। इससे पहले मैं 44 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में मैंने जीके जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। यदि आप सभी क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, साथ ही समझ भी अच्छे से आएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है आपातकाल। ठीक है, आपातकाल का उल्लेख संविधान के भाग 18 के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। ओके, ये इससे संबंधित कुछ चीज़ें पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके पीछे की क्लासेस रह गई हैं उनको भी देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल को हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया है, उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, अनुच्छेद 358। यह अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 19 को केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर ही निलंबित किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के मामले में नहीं। तो ध्यान रखिएगा। ओके, जो अनुच्छेद 19 है, आपको कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पर होगा ब्राहा। ओके, अनुच्छेद 359, यह अन्य मूल अधिकारों जो मूल अधिकार हैं उनके निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 359 यह राष्ट्रपति को, जो अनुच्छेद है यह है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार और निलंबित करने का अधिकार देता है। कौन? अनुच्छेद 359। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अब तक के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, जो अब तक कितने बार की जा चुकी है, तो ये डेट दी गई है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अनुच्छेद 1962 भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। 1975 में भी लगा था आंतरिक अशांति के कारण, और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और जो राष्ट्रपति थे वो फरुखुद्दीन अली अहमद, इनका नाम ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 355 जो है उसमें दिया गया है बाह्य आक्रमण से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य होता है। ओके, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल दिया गया है। ओके, आधार, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे राज्य की जो सरकार है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती, इसके आधार पर यदि जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है, ओके, इन दो आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुमोदन, इसे जारी होने की तिथि से जो 2 महीने हैं उनके भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि इसे अनुमोदित किया जाता है तो यह 6 महीने तक जारी रहता है और इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। ओके, कितने समय के लिए? तो 3 वर्ष के समय के लिए। ओके, नेक्स्ट है उद्घोषणा। ओके, भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा जो कैबिनेट मंजूरी के बाद ही की जा सकती है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, ध्यान रखेगा। निरस्तीकरण। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय संसदीय अनुमोदन की
कोई आवश्यकता नहीं है, या यदि लोकसभा साधारण बहुमत के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित करती है तो। ओके, उनका नेक्स्ट है परिणाम। राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य संभाल सकता है, संसद राज्य विधानमंडल के कार्य संभाल सकती है, कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है और विधानमंडल को निलंबित या भंग कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अनुच्छेद 356 है इसका प्रयोग। ओके, पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। मणिपुर में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 11 बार, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो सेकंड है, उत्तर प्रदेश 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अनुच्छेद 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल दिया गया है, ये आर्टिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल उद्घोषणा दी गई है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट हो कि भारत या किसी भी भाग की जो वित्तीय स्थिरता है वो खतरे में है, तो इसे संसद के द्वारा 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाता है, राष्ट्रपति शासन के समान, ध्यान रखिएगा। अब तक कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यों से सरकारी सेवाओं में सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्ति के जो वेतन और भत्ते हैं उनको कम करने के लिए कह सकते हैं। वित्तीय आपातकाल में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समितियां, सहकारिया आयोग ये 1983 में हुआ था। पुंछी, यहाँ पर पुंछी आयोग होगा 2007 में। राजमन्नार आयोग जो 1969 में हुआ था, तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये हमारी जो मिडाइवल हिस्ट्री है उससे संबंधित है, उसमें आज हम करेंगे बहमनी साम्राज्य। उन्होंने कृष्णा नदी के दक्षिण में शासन किया था। संपूर्ण बहमनी साम्राज्य को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था जिन्हें प्रांत कहा जाता था। नंबर 1 है गुलबर्गा, 2 है बीदर, 3 है बरार, 4 है दौलताबाद, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो 1347 से 1358 तक रहते हैं। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक उन्हें हसन गंगू के नाम से जाना जाता था। राजधानी गुलबर्गा प्रथम राजधानी थी। उन्होंने वारंगल के काकतीय को पराजित किया था। ताज उद्दीन फिरोज शाह जो 1397 से 1422 तक, उन्हें फिरोज शाह बहमनी के नाम से जाना जाता था। उन्होंने देवराय प्रथम को पराजित किया और उनकी पुत्री से विवाह किया था। अहमद शाह वली जो थे ये 1422 से 1435 तक रहते हैं और उन्होंने राजधानी को गुलबर्गा से भीतर स्थानांतरित किया था। इनको राजधानी स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है अहमद शाह वली को। नेक्स्ट है महमूद गवा। ओके, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। गवा एक व्यापारी था। बहमनी साम्राज्य के दौरान पेशवा थे ये और उन्हें एक अन्य उपाधि भी प्राप्त हुई थी जिसका नाम था ख्वाजा ए जहां। गवा ने कांची तक विजय नगर के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। पश्चिमी तट पर गोवा और दाभोल पर भी विजय प्राप्त की। उपाधि मलिक उत तुज्जर जो इनको उपाधि दी गई थी हुमायूं शाह के द्वारा। हुमायूं शाह बहमनी शासकों में से एक था जो क्रूरता के लिए जाना जाता था और इसीलिए उसे जालिम की उपाधि मिली थी। बहमनी साम्राज्य के दौरान व्यापारी उन्हें आमिर के नाम से जाना जाता था। उन्हें और वह 2 प्रकार के होते थे। नंबर 1 आफाकी या परदेसी ईरान और इन्हें इराक के सुन्नी मुसलमान थे। दक्कनी ये स्थानीय शिया मुसलमान थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मोहम्मद आदिल शाही राजवंश। उन्होंने फारसी के स्थान पर दक्कनी को दरबारी भाषा के रूप में प्रचलित किया। कुली कुतुब शाह वे कुतुब शाही वंश के प्रथम शासक थे। प्रसिद्ध गोलकोंडा किला पहले
काकतीय वंश द्वारा बनवाया गया था और बाद में कुतुबशाही शासकों द्वारा सुदृढ़ किया गया। गोलकोंडा अपने हीरे खानदानों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेगा। उन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना की, जिसे भागमती के नाम पर भागनगर के नाम से जाना जाता था, जो एक स्थानीय नर्तकी थी। भागमती जिससे सुल्तान को प्रेम हो गया था और उन्होंने प्रसिद्ध चार मीनार का भी निर्माण कराया था, ये ध्यान रखेगा। नेक्स्ट, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये हमारा ज्योग्राफी में है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है मिनरल्स यानी कि खनिज से संबंधित। ओके, कोयला, जो कोयला है ये कोयला प्राय दफन धूप, काले हीरा या काले सोने के रूप में जाना जाता है। भारत में कोयला सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जीवाश्म ईंधन जीवाश्म ईंधन है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूवैज्ञानिक युगों की चट्टानों में पाया जाता है, जिसमें गोंडवाना जो लगभग 200 मिलियन साल पुराना है और तटीय जमाव होते हैं जो केवल लगभग 55 मिलियन साल पुराने होते हैं। गोंडवाना कोयले का प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी में स्थित है। झरिया, रानीगंज, बोकारो प्रमुख कोयला भंडार हैं। गोदावरी, महानदी, सोन और बर्धी घाटियां भी कोयला जमा करते हैं, ध्यान रखिएगा। तृतीय कोयला मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। भंडार शीर्ष ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़। उत्पादन शीर्ष छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ध्यान रखेगा। ओके, नेक्स्ट है कोयले के प्रकार। एक अच्छा कोयला निम्नलिखित गुणों वाला होता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। उच्च ऊष्मीयमान, कम आर्द्रता, उच्च कार्बन सामग्री। एंथ्रासाइट जो है 80 से 90% सर्वोत्तम गुण कठोर कोयला होता है। बिटुमिन्स, यहाँ पर बिटुमिन्स होगा 70 से 80% कोयला जो गहरे स्तर पर जाकर उच्च तापमान के संपर्क में आता है, जिससे धातु कर्म कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट जो 50 से 70% होता है। एक भूरा कोयला जो नरम होता है और इसमें उच्च आर्द्रता होती है। तमिलनाडु के नवेली में लिग्नाइट का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पीट, यहाँ पर पीट होगा 50% से कम दलों में सड़ते पौधे से पीट उत्पन्न होता है। इसमें कम कार्बन और उच्च आर्द्रता होती है और इसका ऊष्मा जो क्षमता है वो भी कम होती है, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। भारत में पेट्रोलियम के अधिकांश भंडार तृतीय भूवैज्ञानिक युग की शिलाओं में पाए जाते हैं, जो मुख्यतः एंटीक्लाइन यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है और दोष जाल जैसी संरचनाओं में फंसे होते हैं। पेट्रोलियम छिद्र युक्त और अछिद्र शिलाओं के बीच के दोष जाल में पाया जाता है। गैस हल्की होने के कारण सामान्य तेल के ऊपर स्थित होती है। भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई, गुजरात, असम, गुजरात का जो अंकलेश्वर है वो सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोलियम क्षेत्र है गुजरात का। पुराने तेल उत्पादक राज्य डिगबोई असम में है, जो 1901 में चालू हुआ था। भारत की पहली रिफाइनरी प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? नाहर कटिया, यहाँ ध्यान रखिएगा। ओके, नाहर कटिया। नेक्स्ट देखते हैं ये प्राकृतिक गैस मीथेन CH4 प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक 70 से 90%। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम भंडार के साथ पाई जाती है। जब कच्चा तेल सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त होती है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत के अधिकांश प्राकृतिक गैस भंडार मुंबई हाई और इससे जुड़े पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत की पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन 1986 में गैल द्वारा निर्मित की गई थी। इसीलिए मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्र को पश्चिम और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक केंद्रों से जोड़ा है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं जुलाई। ओके, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही दिवस करा रही हूँ। 26 को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को
विश्व हेपेटाइटिस दिवस और प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, बाघ, ओके, बाघ है यहाँ पे। 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ संरक्षण पर घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य बाघों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा के प्रयोग से प्रोत्साहित करना, ये दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है अगस्त के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 1945 में हिरोशिमा जापान पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस, ध्यान रखिएगा। ओके, 15 अगस्त को। और 16 अगस्त को पारसी नववर्ष दिवस, नवरोज। ओके, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस और सद्भावना दिवस, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। यह मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक, यदि भूल होती है, यदि करंट के हिसाब से कुछ चेंज हुआ है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल की लिंक इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लेना और आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएगी। ओके, तो साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।